हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करेंगे बिहार स्टेट से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आप लोगों का बिहार का एडमिट कार्ड जारी हो गया, ठीक है। तो सबको पता है एडमिट कार्ड जारी हो गया, तो आप लोगों का एग्जाम 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2, तो जो ये रखे हैं जिसमें से आपका पेपर 1 पेपर 2 में जैसे शिक्षण कला और दक्षता से जिसमें 30 क्वेश्चन आती है, और आपका जो मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, जीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 50 नंबर का रहता है, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पढ़ना होता है। तो ये वाला प्रैक्टिस आज से लाए हैं। आपका जब तक एग्जाम समाप्त नहीं होती है तब तक प्रैक्टिस करेंगे, और इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी जो है आप लोगों का अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम कैटेगरी में ये आपका सारा बिहार स्टेट से पेपर 1 पेपर 2 सारा का क्वेश्चन मिल जाएगी। चलिए, तो पहला प्रश्न खींचते हैं। पियाजो ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? संवेगात्मक, भौतिक विकास, सामाजिक या संज्ञानात्मक? तो बताइए पियाजे का कौन सा सिद्धांत था? ये सब पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे ने कौन सा दिया था? ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? छात्रों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा ध्यान देना, व्यक्ति भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके समुचित वातावरण का विकास करना, और प्रश्न डी सभी। बताइए क्या होगा सही जवाब? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, हम कलर चेंज करते हैं। चलिए, तो 2 का क्या होगा? तो क्या कह रहा है? छात्रों को, वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? उनको पूरे वातावरण प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, और व्यक्तिगत भेदों को भी ध्यान रखते हुए उनको समुचित वातावरण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये इसमें पूछा गया है कि विद्यालय में छात्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो छात्र का क्या प्रभाव? पहला है छात्रों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक का विकास प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन में बोलता है छात्रों के व्यवसायिक विचार पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों को राजनीतिक विचार पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन में सभी। तो बताइए क्या होगा 3 का? तो छात्रों में क्या हो जाएगा? उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एक्टिविटी सब में प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया, छात्रों में नैतिक गुण के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण का होना चाहिए? तो मतलब नैतिक विकास को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो किस प्रकार का टीचर में गुण होना चाहिए? पहला, एक कठोर प्रशासन का रूप होना चाहिए, एक योग्य अध्यापक का गुण होना चाहिए, एक राजनेता का गुण होना चाहिए, और एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता का गुण होना चाहिए। बताइए टीचर में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? एक योग्य अध्यापक के गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योग्य अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक का शिक्षण के क्षेत्र में योगदान क्या होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक का बताना है। अब शिक्षा का बाल केंद्रित हो गया, हाँ ये है, सही है। शिक्षक छात्र के निकट के संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, ये भी सही है। शिक्षक के छात्रों का आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सभी। तो बताइए क्या होगा इसका? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सारा का सारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह को एग्जाम में जाने से पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। नेक्स्ट, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी होगा, रीजन बताना है। इसका प्रभाव से दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, हो सकता है। इसमें परीक्षण उत्तीर्ण प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। ऑप्शन में से बोलता है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। ऑप्शन में डी, वह शिक्षक को आत्म संतुष्टि प्रदान करता है। तो बताइए मनोवैज्ञानिक अध्ययन में शिक्षकों के लिए उपयोगी क्या हो सकता है? शिक्षा, तो शिक्षा क्या उपयोगी था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी सहायता से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि क्या है? पहला, छात्रों का विकास वृद्धि मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाना चाहिए। छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन में छात्रों का अधिकतम प्रभावी अनुशासन नियम पे लागू होना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों का पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बताइए क्या होगा सही जवाब? चलिए, तो क्या हो जाएगा? छात्रों को विकास में वृद्धि उनके मूल्यांकन और उनके व्यवहार के माध्यम से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में इसमें पूछा गया, फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? पहला है मूलतः प्रत्यात्मक सिद्धांत, आत्मीकरण का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और प्रेरणा आपूर्ति का सिद्धांत। तो बताना कौन सा सिद्धांत इसके अंतर्गत में आएगा? तो फ्रॉयड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो फ्रॉयड के द्वारा दिया था मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है। तो हम लोग फास्ट कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। चलिए, आपके विचार में चिंतन शक्ति का विकास करने का क्या उपाय हो सकता है?
पहले छात्रों की खोज एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का पर्याय है, छात्रों की समस्या समाधान विधि को पढ़ाना, छात्रों में स्वयं तथा अध्ययन के आदत को विकसित करना, ऑप्शन डी सभी। बताइए क्या होगा? चलिए, तो इसका सही जवाब है छात्रों को क्या करना है, खोज के साथ-साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ भी पढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है? यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है? ए, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला आकलन, आकलन का मतलब क्या है? असेसमेंट मतलब क्या होता है? बच्चों को भय परिवेश का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रकार समस्याओं का रूप में चिह्नित करना, अध्ययन में विश्वसनीय प्रतिष्ठा प्रदान करना, कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित देना। आकलन से क्या होता है बताइए? आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो आकलन क्या कहते हैं? अधिक और विश्वसनीय प्रतिष्ठित मतलब अधिक के साथ-साथ अच्छा विश्वसनीय प्रतिपुष्टि, अच्छा फीडबैक प्रदान करना, तो यही होता है आकलन। मतलब कि अच्छा फीडबैक प्रदान करने के लिए आकलन का इस्तेमाल करते हैं। अगला, पास-पड़ोस व मित्र बालक को सामाजीकरण के किस प्रकार का सहायक होते हैं? तो बताएं सामाजीकरण किस प्रकार का सहायता होता है? पहला, बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक को अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, बालक को अवांछित व्यवहार को प्रभावित करके, बालक को स्वयं को प्रभावित ना होने को उनको बहिष्कार करके। बताइए पास-पड़ोस जो होता है मित्र या उनके जो भी है, बालक के सामाजिकरण में कैसे योगदान देते हैं या सहायता कैसे करते हैं? तो कैसे सहायता करते हैं? अपने व्यवहार को तो बालक के व्यवहार को क्या कहते हैं प्रभावित करते हैं। तो ये जो जो जितने भी आस-पड़ोस होते हैं, टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, स्कूल होते हैं, तो उनको व्यवहार को प्रभावित जैसे कि प्राथमिक में कौन है? तो प्राथमिक में आपका परिवार आता है। तो आप लोग पढ़ेंगे प्राथमिक में कौन आता है? परिवार आता है। सेकेंड में क्या आ जाता है? आपका जो मित्र होता है या स्कूल होता है, तो ये मित्र स्कूल आ जाता है। साथ में आपका स्कूल आ जाता है। फिर आस-पड़ोस होता है, ठीक है? मीडिया होता है, इस प्रकार से योगदान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1890, 1905, 1916, 1937। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? बताइए। चलिए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन 13 छात्रों में खेलकूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है। खेलकूद के प्रति रुचि का विकास पहला है विद्यालय में खेलकूद के विकास को उचित अवसर दिए जाने चाहिए हो सकता है खेल के समय छात्रों को कुछ बांट मतलब कि बांटे जैसे फल आदि माँ बाप को इनके प्रति उचित दृष्टिकोण होना चाहिए ऑप्शन में से बच्चों को उचित माध्यम से खेलों के प्रति रुचि विकसित किया जाना चाहिए बताइए क्या हो सकता है तो तो छात्रों में खेलकूद के प्रति रुचि विकास करने के लिए क्या करना है उन्हें उचित माध्यम से खेल के प्रति रुचि को विकसित करना तो उचित माध्यम से खेल के प्रति रुचि विकसित किया जाना चाहिए ठीक है चलिए अगला इसमें पूछा गया विद्यालय में छात्रों का स्वभाव परीक्षण क्यों जरूरी है छात्र का स्वभाव का परीक्षण क्यों जरूरी है घर पर स्वास्थ्य परीक्षण का समय अधिक लगता है इसलिए विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में कार्य करते हैं इसलिए माँ बाप इतने चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी बोलता है इसमें बोलता है कि यह विद्यालय का दायित्व है तो बताएं विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य का परीक्षण क्यों जरूरी है देखिए ये सब तो नेगेटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो घर मतलब घर पर स्वास्थ्य परीक्षण के समय अधिक लगता है इसीलिए ठीक है तो क्या होगा इसका सही है 14 का अच्छा एक मिनट 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि ये आपका स्कूल का दायित्व है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कूल का दायित्व है ठीक है ये सब नेगेटिव है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इसमें पूछा है कोई छात्र क्या है गणित में काफी कमजोर है मान लो गणित में कमजोर है तो आप उसकी सहायता के लिए क्या करेंगे चलिए पहला ऑप्शन देखिए प्राध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे ठीक उस छात्र को माँ-बाप से समुचित परामर्श लेंगे। ऑप्शन नंबर सी उस छात्र से बात करेंगे और पता लगाएँगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्परता से उसको दूर करेंगे। कक्षा में गणित के सबसे तेज छात्रों को आदेश देंगे और उस छात्रों की मदद करेंगे। बताइए क्या करेंगे? तो जब बच्चा कमज़ोर होता है कोई टॉपिक में तो क्या करेंगे उस छात्र से आप खुद से बात कीजिएगा ताकि उससे पता चलेगा कि उसकी दिक्कत क्या है, वो कौन-सा टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी है, तो ये सब उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए अति उत्सुक उत्साह हाथ मतलब खुद से हाथ उठा रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? पहला, आप छात्रों को इतना अधिक आरुत पर नाराज़ हो जाएँगे। आप अपने अतुरता पर शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन-सा छात्र ऐसे हैं, जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। ऑप्शन में बी और सी दोनों। तो बताइए क्या होगा? चलिए। तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर और बी और सी दोनों। तो क्या होगा?
आप उनकी जो भी है बच्चे की जो भी मतलब आरुरता या जो उनकी मनोभावना है, उनको क्या कहते हैं लक्षण मानेंगे या उनको मतलब सराहना देंगे और जो नहीं उठा रहे हैं उस पे भी ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा गया कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, ठीक है? उनको अलगाव किया जाता है। तो अध्यापक को उसे पढ़ाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कौन-सी आवश्यक पूर्ति करनी चाहिए? पहला, शारीरिक आवश्यक पूर्ति, सुरक्षा आवश्यक पूर्ति, संबंध जोड़ने की आवश्यक पूर्ति या सम्मान पाने की आवश्यक पूर्ति। बताइए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो बच्चा जैसे कि अपंगता है, तिरस्कृत हो गया है, तो उनको क्या कौन-सी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या कहता है संबंध जोड़ने मतलब कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे ये मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा ग्रुप में क्या है सभी बच्चों के साथ या टीचर के साथ उनको क्या अच्छा व्यवहार को एक्टिव करने का कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, प्रथम अवस्था में सीखे गए परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखने में कठिन हो जाता है, यह प्रतिपुष्टि अर्थांतर करता है। तो जैसे प्रथम अवस्था में सीखने जो भी सीखे हैं और दूसरी अवस्था में जब आते हैं उसमें सीखना है तो ये कठिन हो जाता है, तो बताना क्या होगा? ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शून्य होता है, तो ये कुछ नहीं होता, बताइए। तो देखिए एक अवस्था में सीखे पर दूसरी अवस्था में जाने के बाद आपको कठिनाई होती है, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? और यदि यही इसी के साथ देता तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से अभिप्रेरण चक्र के संघटक का सही क्रम बताना है। प्रोत्साहन, फिर लालच, फिर आवश्यक, ठीक है? चालन, आवश्यकता और प्रोत्साहन, फिर आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन, यहाँ पे दिया हुआ आवश्यकता, प्रोत्साहन और चालन। तो बताइए क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट याद रखिए और सबसे पहले बच्चों को होगा आवश्यकता, फिर चालन और प्रोत्साहन, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी मतलब ये वाला आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रीय शिक्षा क्रम में करिकुलम तत्व शामिल होना चाहिए क्या? भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता या ऑप्शन डी। तो बताइए क्या शामिल करना चाहिए? तो आपका जो भी है तो ये सारा का सारा ऐसे-ऐसे ये सारा का सारा इसको शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट 21 इसमें निम्नलिखित कथन में से कौन सा विकल्प अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास अधिगम अंत संबंधी के अंत निवारण होते हैं। विकास अधिगम संबंधित नहीं होते। अधिगम विकास को ध्यान किए बिना घटित होते हैं। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास अंत संबंधित होता है और अंत निर्भर भी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। समाचार पत्रों आरएस आपको आपका बिहार स्टेट ठीक है तो बिहार स्टेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम से जाने पहले ये प्रैक्टिस से जरूर लगा के जाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा ठीक है समाचार पत्रों के कहानियां एवं कतराने का चयन करना प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर पारंपरिक भूमिका पर चित्रित करता है ठीक है तो पुरुष पे भी और महिलाओं पे चित्रित करता है निम्न में किसके लिए प्रभावी रणनीति है पहला, देखिए जब भी मेल और फीमेल के बारे में ज़िक्र होगा दोनों को अलग-अलग एक्टिविटी या भूमिका दिखाएगा तो हमेशा जेंडर स्टीरियो को बताता है। 4 ऑप्शन है पढ़िए। चलिए, तो ये जो आपका है जेंडर स्टीरियो तो आपको बोलता है लैंगिक जेंडर रूढ़ि को सामना के लिए प्रेरित करता है, तो यही वाला बताता है, ठीक है? नेक्स्ट 23 देखें। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के लिए उदाहरण है? तो बताना उदाहरण कौन-सा है? पहला ऑप्शन देखिए लक्ष्य एवं समय सारना समय निर्धारित करता है। हाँ, ये करता है। संगठनात्मक चार्ट का एवं अवधारणात्मक नक्शा बनाना, ये भी सही है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण बच्चों के लिए प्रदर्शित करना, ये भी करना। अहम उम्र साथी में समझना, ये भी है ना मतलब कि ये है आपका ग्रुप, ठीक है? तो ग्रुप लर्निंग ये यही बोलता है। तो आपको ग्रुप लर्निंग मतलब ग्रुप लर्निंग में सीखना और स्वयं से प्रश्न करना। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। तो देखिए इसमें जो भी एक्टिविटी है सारा का सारा हो रहा है। बच्चे के द्वारा ये सारा एक्टिविटी होता है, ठीक है? तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 24 एक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण, गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए? केवल उदाहरण देना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देना चाहिए या दोनों देना चाहिए? बताइए। तो जब भी टीचर पढ़ाएँगे तो उसके बारे में पॉजिटिव भी बताएँगे और नेगेटिव भी बताएँगे। तो मतलब कि उदाहरण भी देंगे और गैर उदाहरण से भी उनको समझाने का काम करेंगे, ठीक है? चलिए, अगला शिक्षक को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? सभी छात्रों को एक अवसर नंबर दे देना चाहिए? उत्तर पुस्तिका जाँच सावधानीपूर्वक करनी चाहिए? उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अच्छे छात्रों से करवाना चाहिए या कमजोर छात्रों को अच्छे नंबर देने चाहिए जिससे वह ज़्यादा पढ़े। जब भी ऐसे करवाएगा
तो क्या होगा, उत्तर पुस्तिका जब भी होता है आपको अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक से जाँच करनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज कैसे करता है? कथन दिया हुआ है, बताइए। लैंगिक आनुवंशिक प्रतिभा का कारण, लैंगिक अंतर्ज्ञानी अवतरण के कारण, लैंगिक सामाजिक आवरण के कारण या लैंगिकता अंतर्निर्मित आवरण के कारण, किसके कारण करते हैं? तो देखिए, पुरुष भी है या महिला भी है तो उसका निर्धारण समाज के बारे में जब भी बोलेगा तो आपका हो जाएगा लैंगिक एक सामाजिक आवरण के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया था 1995, 2016, 1999, 1992, बताइए। तो ये कब लागू किया था? तो आपका सही आंसर 2016 में लागू किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 28, इसमें पूछा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन देखिए, 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष और 6 से 18। बताइए निःशुल्क अधिकार अधिनियम जो आप पढ़े होंगे तो कितने तक के लिए था? तो आपका रहता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है, ताकि वो अपना शिक्षा पूरी तरह से करें निःशुल्क। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, तो अनुभव प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता प्रकार का कार्य, ऑप्शन में निर्माणात्मक कार्य, ऑप्शन में समस्या प्रकार, ऑप्शन में ड्रिल और अभ्यास। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो जो बच्चा का ऐसे करते हैं तो स्वयं से करते हैं, तो ये ड्रिल और अभ्यास मतलब खुद से करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रवृत्ति के ना अधिगम संवेदन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श के यहाँ पे खाली जगह है, संवेदनाओं के साथ प्रेरित किया जाता है। कर्ण कठोर, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण या गतिपूर्वक, बताइए क्या होगा? तो बच्चा दृश्य के साथ भी, श्रव्य के साथ भी स्पर्श करके तो क्या कहता है, वो अवलोकन करने का कार्य करते हैं, तो अवलोकन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन आ गया, उन संख्याओं को चयन करना है जो निम्न संख्याओं को देखिए हम लोग शिक्षण जो कला है, तो शिक्षण कला से हम लोग 30 क्वेश्चन हो गया, ये 30 क्वेश्चन रहेगा। मैं जीके ईवीएस पर क्वेश्चन आएगा, इससे तो 20 क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम में सबसे पहले आप मैथ से ही क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, आसान रहती है। चलिए, आपको मैथ का यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है। तो देखिए 97, 86, फिर 101, 89 और 107, तो नेक्स्ट आएगा क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए यहाँ 97 से 101 कितना आया, इसको प्लस 4 करेंगे तो प्लस 4, 101 से 107 आ गया, तो मतलब इसमें कितना आ गया प्लस 6, समझ में आया? 4 6, फिर नेक्स्ट जो आएगा क्या आएगा प्लस 8, तो 7 7 14 1 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 115। देखिए ऑप्शन में कहीं पे 115 वाला है, तो देखिए यहाँ पे है, बस इसको टिक मार के निकल जाना है एग्जाम में। हम तो भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ देखिए 86 है 89, तो कितना आ जाएगा 86 से 89, तो 86 87 यहाँ पे प्लस 3 हुआ। चलिए, फिर 89 से फिर इसमें पड़ा क्या कि देखिए सब में यहाँ से 2 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से 2 इंक्रीज़ हुआ, नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्लस 5 इंक्रीज़ होगा। कितना 89 और 5 कितना आ जाएगा 94, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए गए विकल्प में से 3 किसी प्रकार से संगत है, तो आपको असंगत का पहचान करना है। पहला देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा ये है, आपको सब में दिया है ये रूट 3 है, ये आपका रूट 5 है, ऐसे दिया रहेगा, ये आपका रूट 9 है और ये आपका रूट 7 है। आपको बताना है कौन-सा डिफरेंट है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या है, आपका डिफरेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों डिफरेंट है बताते हैं। देखिए सी जो है आपका एक परिमेय संख्या, तो क्या है आपका यह परिमेय संख्या, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या ये है, ये आपका परिमेय संख्या, बाकी जितना भी है सारा का सारा ये 3 5 और 7, तो 3 5 और 7 ये अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है? चलिए, परिमेय संख्या किसको, जिसको रूट तोड़िएगा तो वो अलग है, जैसे रूट 9 है, इसको तोड़िएगा तो ये 9 है, फिर टूट के ये 3 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? चलिए, समरूप युग्म को पूर्ण करना है। देखिए रक्त लापता, रक्त से संबंधी है, तो अराजकता किससे संबंधी है? कानूनी, सरकार, संस्था या व्यवसाय, बताइए क्या होगा? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा उसका सही जवाब ऑप्शन में अराजकता। तो ये आपका ऑप्शन में भी सरकार से संबंधित है, तो सरकार से। नेक्स्ट, राम और श्याम भाई है, रेखा सरिता की पुत्री है, सरिता श्याम की पत्नी है, तो रेखा राम से कैसे संबंध है ये बताना है। ये आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, आपका फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले राम और श्याम भाई है, तो राम और श्याम भाई है, तो लिखेंगे यहाँ राम हो जाएगा और यहाँ श्याम दे देंगे, ठीक है? चलिए, राम और श्याम भाई है, इसमें फिर बोलता है रेखा सरिता की पुत्री है, तो चलिए यहाँ पुत्र के बारे में चल रहा है। सरिता श्याम की पत्नी, तो श्याम की पत्नी का नाम क्या है? सरिता, तो यहाँ लिख देते हैं सरिता। और यहाँ बोला रेखा सरिता की पुत्री, तो सरिता के पुत्र का नाम क्या है? रेखा, रेखा रख देते हैं। चलिए, ठीक है? अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, तो बोलता है रेखा राम से किस प्रकार, तो देखिए यहाँ रेखा है और यहाँ राम है।
देखिए यहाँ राम, तो देखिए ये दोनों भाई है, ये भाई है अनिकेत, तो कौन है? रेखा श्याम से किस प्रकार? तो रेखा श्याम का क्या रिलेशन? तो उनका क्या है? भतीजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भतीजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कोड में मास्टर, तो लिखिए MASTER, मास्टर है। मास्टर को क्या लिखते हैं? लिखते हैं यहाँ पे D, उसके बाद 16, फिर W, फिर 22, उसके बाद U और उसके बाद 8 लिखते हैं। तो नेक्स्ट उसी प्रकार बोलते हैं सेट के क्या लिखते हैं? SHAKTE, इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा? तो ऐसे में कुछ नहीं है। देखिए आप यहाँ पे इसको हम कलर चेंज करें ताकि आप समझ। सबसे पहले देखिए, एक मिनट, चलिए तो ये वाला है। तो देखिए एम में क्या? एम का NOP, तो देखिए 16 जो आ रहा है तो कितना जोड़ रहता है? एम का NOP, यहाँ 16, तो जो आपका 16 आ जा रहा है, ए में कितना जोड़े हैं? +3, तो आपको समझ में आ रहा है कोई? सब में +3, तो इसमें भी +3, ठीक है। ये क्रॉस क्रॉस करके जुटेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, ये आपका टी का मान ये है और ये का मान इसका, ठीक है। तो फिर इसका मान इसका, ये इसका मान इसका, मतलब कि एक नंबर एक ये। देखिए आप मान लेते हैं आर, मतलब आर जो होता है 18, तो यहाँ पे 18 है, आर का मान 18 है, ई का मान 5 होता है, ई का मान 20 होता है, एस का मान कितना होता है? ये आपका 20, एस का मान होता है आपका 19 होता है, ठीक है। ए का मान 1 होता है, एम का मान होता है 13। चलिए तो इस तरह से देखिए सब में +3, यहाँ पे भी +3, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ +3, सब में +3 कर रहा है। तो आर में से STU +3, ई के बाद जो यहाँ ई के बाद, जैसे यहाँ ई के बाद FGH, तो एच का मान 8 होता है और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे यहाँ ये क्रॉस होगा, फिर इसके साथ ये क्रॉस होगा और फिर इसके साथ ये क्रॉस होगा। सब में +3 करेंगे, सब में +3 है, सब जोड़ते जाइएगा, +3 कीजिएगा, 8 कीजिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा K22 N फॉर K22 वाला ऑप्शन हुआ, N फॉर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक। चलिए देखिए ए का 33 1/3, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए का तो कितना है? 33 1/3%, कितना दिया हुआ है? फिर बोलता है बराबर दिया हुआ है बी का, तो बी का कितना है? 1.5%, तो बी का 1.5%, तो बी का गुणा कर देते हैं, गुणा कर दे 1.5 है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं 1.5। चलिए पहले लिख देते हैं 1.5%, फिर बराबर दिया सी का 1 बराबर है, तो सी का 1/8 ये आपका दिया है। तो ए बी सी कितने बराबर है ये आपको लिखना है। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इसको गुणा कीजिए 33 गुणा कीजिएगा 33 1/3, तो 3 से कीजिएगा 99 बटे क्या हो जाएगा इसमें? 99/100, तो ये मतलब होता है 100/3, ये आ जाएगा वैल्यू, आएगा। और कुछ नहीं करना। तो ए का 100, ठीक है 100, और जब टोटल नीचे जब इसको परसेंटेज हटाइएगा तो क्या हो जाएगा नीचे? मतलब 100/3 इंटू 100 कीजिएगा ना, तो 1/100 कीजिएगा परसेंटेज हटाने के लिए, तो 100 ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 300। फिर बराबर दिया तो बराबर लिखेंगे। बी देखिए डेढ़ है 1.5, तो बी का 1.5 क्या हो जाएगा? मतलब कि इसको 1.5/100 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाइएगा तो 10 हो जाएगा। चलिए 10 हो जाएगा, बराबर सी का 1/8 ये होगा। अब इसको सोल्व करना, एलसीएम लेना है, इसको सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसका जब कटेगा तो A/3 आ जाएगा, बराबर सोल्व कीजिएगा 3B/2 बराबर C/8। अब इसको बोलता है तीनों का ए बी सी का मान निकालना है। अब दोनों का मान निकाले, ए बी सी का मान क्या आएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको जब ये कीजिएगा 3/2, फिर तीनों का फिर एलसीएम निकालिएगा, तो क्या आएगा? 2/3 और 8 आ जाएगा। और इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 2 और 24 सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 मतलब क्या है? 9 2 24, तो 9 2 24 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी किसी दूरी को 20 किलोमीटर का 30 किलोमीटर के अंतर से चाल से तय करता है, तो ए 45 मिनट अधिक लगता है, तो दूरी ज्ञात करना है। चलिए बताइए, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी क्या कीजिएगा? तो ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ नहीं, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। एक फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला है? तो अभिष्ट दूरी का फॉर्मूला होता है अभिष्ट दूरी। अभिष्ट दूरी का फॉर्मूला, एक मिनट इसको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि, चलिए अभिष्ट दूरी का फॉर्मूला है चालों का गुणनफल, तो जितना है तो चालों का गुणनफल पहले कर लीजिए, गुणन चाल का जितना भी चाल है, तो पहला चाल दूसरा चाल दोनों को गुणन कर कीजिएगा, बटे जो अंतर है, तो पहला और दूसरा का अंतर, तो चालों का अंतर यहाँ लिख देते हैं, चालों का अंतर, ठीक है। अंतर इनटू जो भी है आपका समय, तो समय जो भी दिया है तो आपको लिख देंगे यहाँ समय, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। चालों का गुना चालों का समय, तो अब देखिए यहाँ पे पहला है 20 पहला चाल और दूसरा है 30, ठीक है, बटे
चाल का अंतर, तो 20 और 30 का अंतर लिखेगा तो दोनों के बीच का अंतर लिख देते हैं। 20 में 30 घटाइएगा तो आ जाएगा 10 अंतर। आज समय मतलब 45 मिनट। देखिए आपको यहाँ 45 है, तो मिनट को ताकि घंटा में करना है, देखिए यहाँ किलोमीटर है, तो 45/60 कर देंगे। 60 क्यों किया समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मिनट को इसमें घंटा में कन्वर्ट होता है, तो 45/60 कर देंगे, ठीक है? चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। आप जितना जल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, पूरा काट-कूट कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब जब इसको पूरा काट-कूट कीजिएगा तो सही आंसर होगा 45, ठीक है? 45 किलोमीटर आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब उतना भी आप लोग उतना तो कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 38। यहाँ पे बोलता है ₹2000 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई साहूकार को कर्ज पे देता है, तो 2 वर्ष के बाद उसको कितना रुपया वापस करें? मतलब कोई साहूकार से कर्ज लेता है, इतना रुपया, तो बोलता है कि 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या कितना उसको देगा? चलिए, तो देखिए इस 5% बोला है, तो 5% मतलब होता है 5/100 हम करेंगे प्रतिशत। जब इसको काटिएगा तो कितना 1/20 हो जाएगा। आपको एक फ़ॉर्मूला होगा, यहाँ देखिए 2 साल आपको देखिए मूलधन दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज करना। तो देखिए अब 1/20 हो गया। अब देखिए आपको पहले बताए थे 20 रुपए है, तो इसमें से 1 इंक्रीज़ होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है? ये हुआ फर्स्ट साल के लिए, फर्स्ट साल, फिर 2 साल बोला है तो 20 होगा, फिर यहाँ 21 करेंगे, यह दूसरा साल हो जाएगा, ठीक है? तो 20 में गुणा कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, आगे से 441 हो जाएगा, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इन दोनों के बीच का अंतर, तो यहाँ ना सीआई लिख देते हैं, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना 41। अब इस इधर वाला जो था मूलधन, तो मूलधन का मान आपका दिया हुआ देखिए 2000, चलिए, इसका मान दिया हुआ 400 का मान दिया हुआ 2000। अब इसको काटिए, तो देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझाते रहेंगे, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, क्या 4 से कटेगा तो कितना 5 बार में, 5 बार में कटेगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज करना है तो क्या है सीआई, तो सीआई बराबर हो जाएगा 41 आपका दिया हुआ था, और जो अभी 5 आया इसको गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 5 पंचों के 20, तो ₹205 हो गया। अब उसको बोलता कितना देना है, तो उसके पास टोटल कितना था, 2000 रुपये का राशि था, ₹205 था, तो ₹2000 था प्लस ₹205 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा ₹2205। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन आसान-आसान क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मतलब एग्जाम में आएगा, इसीलिए बता रहे हैं। ये सब सारा आपका एग्जाम बेस पे क्वेश्चन है, तो आप बनाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। पेट्रोल की कीमत इतना रुपया लीटर थी, पहले कीमत 20% वृद्धि हुई तो बाद में इतनी वृद्धि होती है, तो आप पेट्रोल की कीमत क्या होगी? ये भी आसानी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना पड़ता। आपको एक फ़ॉर्मूला पता था ए बी का फ़ॉर्मूला, तो देखें यहाँ बताते थे ए प्लस बी का फ़ॉर्मूला होता है। तो क्या होता है इसी तरह का रहता है फ़ॉर्मूला, ए इंटू बी का परिवर्तन फ़ॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100। आपको फ़ॉर्मूला पता होगा, माइनस और प्लस होता है, ये फ़ॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो देखिए, पहला ए मान लेते हैं, यहाँ 20% वृद्धि होता है, तो लिखेंगे +20, यहाँ लिख देते हैं +20 वृद्धि हुआ। फिर घट रहा है 10% यहाँ कमी हो रहा है, तो लिखेंगे -10 लिख देंगे। अब प्लस माइनस जो भी होता है उसको लिखना होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो है 20 गुना 10 कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये दोनों के बीच में घटेगा तो कितना 10 हो जाएगा, और इसके बीच में मतलब कि 1 जीरो 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो कटेगा, तो 10 में ये मतलब कि प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 10 होएगा, तो हो जाएगा +10 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा आपका 8, तो +8 आपका बचा हुआ है। अब बोला है कि पेट्रोल की कीमत कितनी है, तो पहले 75.5 है, और इसमें से ये वाला ऐड ऐड कर लीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 75 में मतलब 108% ऐड कीजिएगा, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 81.54%, ठीक है? जो यही 8% एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ये इसको ऐड कर दीजिए, 75, 76, 77, 18, 79, 80, 81, ठीक है? उसके बाद ये वाला 8% निकालना होगा, क्योंकि ये 8% में लिखा ना, तो परसेंटेज लिखा दीजिए ऐसे करके, देखिए बताते हैं। 8% निकालिएगा, तो 75 पॉइंट हम शॉर्ट में डायरेक्ट बता दिए थे, 5 ये जो दिया हुआ क्वेश्चन, इसको कीजिएगा प्लस, इसका निकालिएगा 108%, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, 100 इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका 81.54% आएगा, ठीक है? बना लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है PQR, औसत भार दिया हुआ है इतना, PQ का मान दिया हुआ है इतना, QR का मान दिया है इतना, तो Q का मान क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए, P प्लस Q प्लस R, 3 गो है, तो क्या आ जाएगा 58 गुना 3 कर देंगे, ठीक है? ऐसे कर देंगे। चलिए, अगला है P प्लस Q, तो P प्लस Q, P प्लस Q का मान देखिए क्या है 54, तो इसको गुना कर देंगे, तो 54 इंटू 2, क्यों 2 से गुना किए? क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी है, यहाँ पे 3 है, तो इस तरह करके, ठीक है? नेक्स्ट है Q प्लस R, तो Q प्लस R, तो कितना है 48, तो 48 गुना 2, बस इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए सब कुछ जोड़ेंगे, सबसे पहले इसको तीनों गुना कीजिए, कितना है 174, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना है 108, और इसको गुना कीजिएगा तो 48 गुना कितना हो जाएगा 96, ठीक है?
ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों दोनों की जगह तो 204 और 204 में मतलब यहाँ ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 204 और 174 घटाइएगा तो 4 में 0 0 इसमें होगा 30। क्या आंसर होगा आपका, आंसर होगा 40, ठीक है। चलिए यहाँ पूछा देखिए, छह बिहार के अतिरिक्त, आपका जीके का क्वेश्चन आ गया। तो छह बिहार के अतिरिक्त कौन सा राज्य का नियुक्त है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए आप क्या होगा सही जवाब। चलिए तो सही जवाब होगा आपका पश्चिम बंगाल। तो छह आपका बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में भी ये फेमस है। तो ये सब याद रखिएगा, झारखंड का भी ये सब फेमस है, ये सब नृत्य याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला, कर्क रेखा कौन से राज्य से लेकर नहीं गुजरती है? तो आपको फॉर्मूला पहले बताए थे, यहाँ मित, पार, गमछा, तार। ये फॉर्मूला है जिससे याद म्यो से मिजोरम, ठीक है। मो से हो जाएगा मिजोरम, तो MIZ और मिजोरम। तो से त्रिपुरा, TR त्रिपुरा। P फॉर होता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख देते हैं। G फॉर गुजरात, ठीक है। तो गुजरात, मो से MP मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिख देते हैं। J से झारखंड, झारखंड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, गो मो छो, छो है ना, छो से यहाँ होगा छत्तीसगढ़ होगा, ये आपका छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। जे से यहाँ पर होगा झारखंड और R से हो जाएगा आपका राजस्थान। तो आप देखिए यहाँ पे सब बता दिए, तो कौन नहीं आता है, तो आपका बिहार नहीं आता, तो बिहार का जिक्र नहीं किया, ये आपका याद कर सकते हैं। चलिए अब जैसे कि इसमें बोला है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कितना 27.5 डिग्री जो होता है 1/2 ऊपर की ओर जाता है, तो ये आपका जो होता है ऊपर की ओर जो जाता है ये वाला उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ लिखिएगा उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में आपका कर्क रेखा पाया जाता है, और यही बोलता है 27.5 डिग्री। यहाँ पर बोलता है दक्षिणी, दक्षिणी में क्या होता है, दक्षिणी में आपका मकर रेखा पाया जाता है, तो याद रखिएगा मकर रेखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, बताइए। प्रकाश सिंह, APJ अब्दुल कलाम, एम स्वामीनाथन, न्यूज कोई नहीं है। कितना बार हम ये क्वेश्चन बता चुके थे, पता, एम स्वामीनाथन। तो भारत में बोलेगा एम स्वामीनाथन, अब बाहर में तो विदेश में बोलेगा, तो विदेश के लिए बोलेगा, तो विदेश के लिए कौन है, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियाँ किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयन नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, कारून नदी। तो बताइए जिसका मतलब कि बताइए क्या होगा सही। चलिए तो इसका सही जवाब आपका सोन नदी। तो सोन नदी जो था आपका अमरकंटक से निकलते, तो ये भी आप चलिए सोन नदी की बोलेगा लंबाई कितनी है, तो सोन नदी की लंबाई अब बताइएगा 780 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा सोन नदी। सोन नदी किसके साथ मतलब लिया, ये सोन नदी और इसके साथ एक नर्मदा नदी, तो सोन नदी और नर्मदा नदी, सोन प्लस नर्मदा। तो ये भी दोनों क्या है अमरकंटक से निकलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में फिर इसी के बीच में एक आता है कोसी नदी। कोसी नदी आपको कहाँ, आपको बिहार से निकलती है, आपको फिर नेपाल की ओर बढ़ती रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोसी नदी की बोलेगा लंबाई कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देते हैं। कोसी नदी तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 730 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रिकेट में 2023 में से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है, कौन था? रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद रियान, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो 2023 में ज़्यादा रन बनाने वाले कौन थे? आपका विराट कोहली, तो जो सचिन तेंदुलकर का भी सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नेक्स्ट, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है वास्तविक, अपास्विक, आभासी अपास्विक, आभासी अपास्विक, वास्तविक असीधा। बताइए क्या होगा सही। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा आभासी, वास्तविक और उल्टा। तो ये आंसर होगा आभासी वास्तविक मतलब ये काल्पनिक या उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास के द्वारा, संयुक्त बाल शिक्षक कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय के द्वारा, व्यापारिक एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा। तो भैया किसके द्वारा किया जाता है? चलिए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन 48, लोथल स्थल हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोज के किसने किया था? AR साहनी ने, राव ने, RS बिष्ट ने, RG बनर्जी। बताइए क्या होगा। आसान आसान क्वेश्चन था। चलिए तो सही है, लोथल और हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन सा था? RN राव ने। तो क्या हो जाएगा RN राव, तो राव वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो है ना, यही ने हड़प्पा सभ्यता खोज किया था, ठीक है। लोथल क्या था, लोथल प्लस, याद रखिएगा, लोथल था और एक क्या था इसके साथ, लोथल के साथ और एक कुछ नाम रहता था, जो मतलब कि वहाँ का क्या था, जो बंदरगाह का नाम रहता है। एक मिनट हम देख लेते हैं। लोथल और सूतकंदर, हाँ लोथल प्लस ये सुत पोता पोता, तो ये दोनों क्या एक बंदरगाह रहता है, जहाँ पे यहाँ पे ये बंदरगाह रहता है। तो
बंदरगाह, ठीक है? तो ये याद रखें बंदरगाह का रहता है, ठीक है? चलिए, लोथल जब इसके बारे में आएगा तो इसके बारे में याद रखें हड़प्पा, जब लोथल के बारे में हड़प्पा, तो हड़प्पा का खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज करता है, ये एग्जाम हो सकता है बन जाएगा 1921 में करता है, ठीक है? इसी के जवाब में मोहनजोदड़ो आता है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बोलेगा तो किसका खोज करना? राखाल दास बनर्जी, राखाल दास, कब करता है? तो 1922, तो 1922 1922 में। तो ये सब याद रखिएगा कि हो सकता है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बन जाए। अगला, इसमें पूछा है गैलापोंगास, तो गैलापोंगास द्वीप कौन से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरिया उत्पादन के लिए, पक्षी विहतन के लिए, विहतम पक्षी प्रजनन के लिए, या पंछियों के माल के ढेर के रूप में? तो बताइए किसके इस्तेमाल करते हैं? चलिए, तो सही होगा पक्षियों के माल एवं ढेर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर ये। एक प्रकार क्या है? एक प्रशांत महासागर का एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये ज्वालामुखी का द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप का नाम है, तो याद रखें ज्वालामुखी द्वीप का नाम है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आपको बताना है कौन सा मृदा संरक्षण की विधि है? वनोन्मूलन, छाद, अत्यधिक रगड़ या भूस्खलन? तो देखिए मृदा संरक्षण, संरक्षण मतलब उसको बचाव करने का विधि। चलिए, तो क्या होगा? छाद, छाद जो है आपका मृदा संरक्षण का एक विधि होता है। जैसे कि हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं? पहले बता देते हैं, मृदा की जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, क्या कहते हैं? पेडो, तो पेडोलॉजी, तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। जैसे हम मृदा संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? मल्च बना सकते हैं, मल्च बनाएँगे। और क्या कर सकते हैं? मृदा संरक्षण के लिए हम वेदिका फार्मिंग कर सकते हैं, वेदिका फार्मिंग कर सकते हैं। थर्ड में क्या कर सकते हैं? हम चट्टान बाँध बना सकते हैं, चट्टान बाँध का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ में हम क्या कर सकते हैं? उसके द्वारा फिर हम रक्षक मेलिखाएँ बना सकते हैं। तो ये सब करके हम मृदा संरक्षण को कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए हम यहीं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम जो आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये वाला आपका प्रैक्टिस सीरीज़ जो है नेक्स्ट पार्ट 2 ये वाला अगले अगले दिन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो ये सब प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए चैनल पे जुड़ जाइएगा ताकि हम आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छा-अच्छा कंटेंट करवा दें। और ये प्रैक्टिस यदि सीरीज़ आप करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाइएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।